हाँ, आज जो है हम अम्ल भस्म और क्षार के दूसरे वीडियो लेकर के आपके सामने रखते हैं। ठीक है, तो हम पिछले क्लास में अम्ल का जो बेसिक इंट्रोडक्शन जो क्लास था वो हम आपको दिखाए थे और करके बताए थे कि अम्ल को कैसे पहचानते हैं और भस्म को कैसे पहचानते हैं और लवण को भी कैसे पहचानते हैं। तो हम कुछ कुछ बताए थे, अगर आपको वो याद हो तो बहुत ही आसान आगे के टॉपिक समझने में होगी आपको। ठीक है, तो आज हम उस कनेक्टिविटी को आगे कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। तो हम बताए थे अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, और उस आधार पर हम कुछ अम्लों के नाम लिखे थे और कहे थे कि 99% अम्ल के फॉर्मूला में क्या होता है, प्रारंभ में H होता है। ठीक है, और जो है भस्म के जितने भी फॉर्मूलाज होंगे उसके लास्ट में OH 90%। और कुछ ऐसे भी अम्ल थे जिसमें जो है H या OH जो है भस्म में नहीं होते थे। तो कुछ कुछ एक्सेप्शन है, नहीं तो क्या होता था कि 90% जो है अम्ल में क्या होते हैं H से शुरू होते हैं, वो सब बता दिए थे। तो उसकी फिर हम कहे थे कि अम्ल का जो है परख कैसे होता था, तो हम एक सूचक के माध्यम से अम्ल को और भस्म को क्लासिफाइड किए थे कि जो रंग परिवर्तन के माध्यम से अम्ल और भस्म की जानकारी हमको देती थी। तो उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था आरहेनियस। क्या नाम था? आरहेनियस। आरहेनियस। आरहेनियस के अनुसार अम्ल एवं भस्म, अम्ल एवं भस्म की बात हम करेंगे। आरहेनियस ने क्या कहा? ठीक है, तो आरहेनियस नामक जब साइंटिस्ट हुए और उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H प्लस आयन अर्थात हाइड्रोनियम आयन प्रदान करता है। उन्होंने पहला बार थ्योरेटिकली मतलब प्रैक्टिकली, पहले प्रैक्टिकली किए, अब तब उन्होंने थ्योरी दिया क्या कि अम्ल अम्ल वह पदार्थ है अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H प्लस आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो HCl, इसको जब हम जल में डालते हैं तो H प्लस और Cl माइनस में शुगर, यहाँ पर H प्लस आए तो हम इसको क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। जैसे हम एग्जांपल दिए थे H2SO4, ये भी जब जल में जाता है तो H प्लस और SO4 2 माइनस में परिवर्तित हो जाता है। फिर जैसे HNO3, इसको भी जब हम जल में डालते हैं तो H प्लस और NO3 माइनस में क्या हो जाते हैं? ये भी टूट जाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H प्लस आयन दे रहा है। तो अगर जो भी अम्ल जल में डालने या जो भी पदार्थ जो जल में घुले और ये ऐसा दे दे तो हम कह देंगे क्या की है? अम्ल है। किन्होंने कहा ऐसा बात? आरहेनियस ने कहा। क्या कहा? आरहेनियस। अब देखिए भस्म की बात करें, भस्म की अगर बात करें तो कहा भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH माइनस आयन मतलब हाइड्रोक्सी आयन प्रदान करता है। ठीक है, ऐसा जो है इन्होंने कहा आरहेनियस। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो NaOH, इसको जब हम जल में डालते हैं तो ये जो है Na प्लस और OH माइनस में क्या आ जाते हैं?
सूख जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसी में और ले लें KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी जल में डालें तो K प्लस और OH माइनस में टूटेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, या ऐसे ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं हम इसमें, जैसे पोटासियम जिंक और ले लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको भी जल में डालेंगे तो Al3 प्लस प्लस OH माइनस। बहुत सारे हैं जिनको जो है हम डालते हैं तो ये ऐसा जो है बन करके हमको प्राप्त होता है। तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है। ठीक है, तो अम्ल और भस्म के बारे में जान गए, किसके अनुसार से, आर्हेनियस के अनुसार से। ठीक है, तो अब जो है हम देखेंगे अम्लों के प्रकार। क्या देखेंगे, अम्लों के प्रकार, कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और उनको किस किस आधार पर बांटा गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार, अम्लों के प्रकार देखिए, अम्ल जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उपस्थिति के कारण। इसके कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उपस्थिति के कारण पहला देखिए, पहला होता है इसका ऑक्सी अम्ल। क्या होता है, ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल। दूसरा होता है हाइड्रा एसिड। क्या चीज, हाइड्रा एसिड, हाइड्रा अम्ल, हाइड्रा अम्ल। अब देखिए इसके नाम से ही जो है एकदम क्लियर होता है कि जैसे ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी, तो वैसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं उसको कहते हैं क्या चीज, ऑक्सीजन। और देखिए यहाँ क्या, हाइड्रा अम्ल, मतलब वैसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है उसे क्या कहेंगे, हाइड्रा अम्ल। जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, वैसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन दोनों उपस्थित हो तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सी अम्ल कहेंगे। जैसे में देखिए, अगर बात करें हम, तो हम बात करते हैं H2SO4 का। इसमें देखिए हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी उपस्थित है, तो ये कैसा है, ऑक्सी एसिड है। क्या है, ऑक्सी एसिड है। फिर है HNO3, H भी है और O भी है, तो ये भी क्या हो गया, ऑक्सी अम्ल हो गया। जैसे H3PO4, ये भी क्या है, ऑक्सी अम्ल है। ये इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोक्सी अम्ल का, हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सी ना, हाइड्राइड या हाइड्रा अम्ल, इसमें क्या कहेंगे, वैसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं हो, उसे हाइड्रा अम्ल कहते हैं, हाइड्रा अम्ल। अब देखिए जैसा एग्जांपल अगर हम दें तो क्या होगा, जैसे HCl, देखिए इसमें O नहीं है। ठीक है,
अगर हम बात करें HCl, HBr, HI, ये सब क्या है? जिसमें ऑक्सीजन नहीं। ये सभी अम्ल कैसे हैं? हाइड्रा अम्ल है। नाम से ही जो है आपको समझ में आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अम्ल के प्रकार, अब देखिए हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर बताएं। अब देखिए अम्ल भी होता है, जैसे सामान्य अम्ल, एक होता है प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, और एक होता है सामान्य अम्ल। मतलब कि अम्लीयता के आधार पर हम जो उसके गुणों के आधार पर क्या भागों में बांटते हैं, अम्ल को भी आप बांटते हैं उसमें। तो देखिए तो बहुत तरीके हैं अम्ल को बांटने का, अम्लों का वर्गीकरण। अब देखिए अम्ल का वर्गीकरण जो है हम फिर जो है दो तरह के करते हैं, जैसे तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। अब देखिए तनु अम्ल और सांद्र अम्ल क्या होता है कि वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, है ना, अम्ल के रिस्पेक्ट में। और वो है सांद्र अम्ल क्या होता है कि जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो जल के रिस्पेक्ट में। तो क्या कहेंगे, तनु अम्ल क्या होगा? वैसे अम्ल जिसमें जिसमें जल की अधिक मात्रा उपस्थित हो उसे उसे तनु अम्ल कहते हैं। ठीक है। और जो देखिए अगर सांद्र अम्ल की बात किया जाए, सांद्र अम्ल की बात किया जाए तो क्या होगा कि वैसे अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम हो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। ठीक है। तो ये तनु अम्ल और क्या आ जाता है, सांद्र। अब देखिए तनुकरण करने की प्रक्रिया, कि तनुकरण जैसे अम्ल है तो अम्ल में हम क्या करते हैं, पानी को मिलाते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा कभी भूल करके भी मत किया कीजिएगा। ठीक है। क्या करना है कि उसका करने का एक नियम है, क्या कि अम्ल है और अम्ल में कभी पानी को डाला नहीं जाता है। पानी में या जल में अम्ल को गिराया जाता है, और वो भी कैसे, बूंद बूंद करके। क्योंकि जो है यह एक दूसरे से रिएक्शन करके बहुत ही अधिक मात्रा में ऊष्मा की उत्पत्ति करते हैं। अगर ये इतना मतलब कि अगर एकाएक उसमें डाल दिया जाएगा तो इतना ऊष्मा की उत्पत्ति कर देगा कि आपका फेस भी क्या हो सकता है, जल सकता है, आग लग सकती है। इसीलिए सावधानी बरतनी पड़ती है कि जब भी हम अम्ल का तनुकरण करते हैं तो ध्यान रखा जाता है कि क्या करना है, जल में अम्ल को डालना है, और भी कैसे, धीरे धीरे। ठीक है। ना कि तेजी से डालेंगे तो क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, और क्या हो सकता है, आग भी लग सकती है। ये जो है हम ऐसे करके जानते हैं। ठीक है। अब देखिए बात आती है कि अम्ल, अब कुछ अम्ल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अम्ल होते हैं, और कुछ ज्यादा क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो जब जो है हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग और जो है वीक, तो वो किस आधार पर करेंगे, उसको मापने के लिए कोई यंत्र होना चाहिए। तो आप देखिए अम्लों को जो है प्रबलता के आधार पर, उसके शक्ति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। देखिए ये सब है वर्गीकरण। ठीक है। वर्गीकरण जिसमें क्या करेंगे हम, इसमें पढ़ेंगे, पहले देखेंगे प्रबल अम्ल, और एक होता है दुर्बल अम्ल, दुर्बल मतलब कि वीक, और एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक हो जाएगा वीक एसिड। अब देखिए दोनों को समझिए हम बात, प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या। तो आर्हेनियस क्या बोले थे कि वह
अम्ल जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में H प्लस आयन देगा ना, उसको हम कहेंगे प्रबल अम्ल। क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल। जैसे में देखिए कि HCl, H2SO4, HNO3, HNO3, ये सब क्या है? प्रबल अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। जब इसको जल में डाला जाता है तो ये अधिक मात्रा में क्या करता है? अम्ल को, मतलब कि H प्लस आयन को मुक्त करता है। जबकि अगर दुर्बल अम्ल की बात किया जाए, जैसे H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, जैसे CH3COOH एसिटिक अम्ल, है ना, एसिटिक अम्ल, ये सब क्या है? दुर्बल अम्ल। क्या है? दुर्बल अम्ल। कैसे पता चलता है? कि जब इसको जल में डाला जाता है तो ये कम मात्रा में H प्लस आयन मुक्त करते हैं। अब इसकी प्रबलता को मापने के लिए अब क्या एक यंत्र बनाया गया। इसकी प्रबलता को जो है मापने के लिए क्या किया गया? यंत्र बनाया गया। तो क्या कहेंगे? अम्लों की प्रबलता को मापने के लिए अम्लों तथा भस्मों, अब देखिए प्रबल जैसे अम्ल है तो ऐसे दुर्बल अम्ल है, तो ऐसे प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म होता है। ठीक है, तो अम्ल एवं भस्मों और अम्लों की प्रबलता को मापने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक यंत्र बनाया, एक स्केल बनाया, जिसे pH स्केल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए pH स्केल में जो होता है ना, 0 से लेकर के 14 तक के अंक लिखे जाते हैं। जैसे 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये है 14। और उन्होंने कहा कि अगर किसी भी विलयन का pH मान अगर 7 है तो इसका मतलब है उदासीन है। क्या है? उदासीन, न्यूट्रल है। अगर ये 7 से कम होने लगा, इधर की ओर जाने लगा, तो इसकी अम्लीयता बढ़ती है। अम्लीयता क्या होती है? बढ़ती है। मतलब कि 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो अम्लीयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जिसकी अम्लीयता 0 होगी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा? एसिड होगा। जबकि 8 से आगे की ओर मतलब बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? भस्मीयता क्या होती है? बढ़ती है। भास्मिक गुण बढ़ेगा, मतलब सबसे ज्यादा भास्मिक कौन होगा? 14 होगा। तो अब हमारा टेंशन खत्म हो गया क्या चीज का? कि अम्ल स्ट्रॉन्ग है या वीक है, हम बिना चखे हुए जो है पता कर सकते हैं कि जो है उसकी अम्लता कितनी है, ये हमारे उपयोग लायक है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से pH स्केल का जो है प्रयोग किया जाता है और हमारा प्रॉब्लम जो है सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये अम्ल और भस्म का टोटल जो है क्या होता है? ये डिफिनेशन। ठीक है, तो इतना अगर बात जान जाते हैं तो अम्ल और भस्म के जो है आगे वीडियो वाले में आप अच्छे ढंग से ये कर पाइएगा। धन्यवाद।